हेलो छात्रों, झारखंड एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9 की साइंस का चैप्टर देखेंगे कि विषय सूची में कौन कौन सा चैप्टर दिया है। उसके बाद शुरू करेंगे रेगुलरली कक्षा 9 की जितने भी चैप्टर है उसको एक एक करके सभी चैप्टर पढ़ेंगे, उसका एमसीक्यू करेंगे, उसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे सबसे पहले विषय सूची की कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है, कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं। तो इसमें बात करें तो ये झारखंड बोर्ड में जो दिया हुआ है, ठीक है, उसका है, ठीक है। एनसीईआरटी से मिलता जुलता ही है, एक दो चैप्टर या कुछ ही कंटेंट जो है चैप्टर के अंदर से एनसीईआरटी से भिन्न किया गया है, नहीं तो एनसीईआरटी का ही बुक है, मान लीजिए इसको आप, ठीक है। तो पहला अध्याय में हमको क्या पढ़ना है कि हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। फर्स्ट अध्याय में हमारे आसपास के पदार्थ, उसके बाद दूसरा अध्याय में पढ़ना है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में जानना है। तीसरा अध्याय में पढ़ना है अणु और परमाणु, ठीक है। चौथा अध्याय में पढ़ना है हमको परमाणु की संरचना। वहीं पांचवा अध्याय में जीवन की मौलिक इकाई पढ़ना है, ठीक है। अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम सभी अध्याय के बारे में जान लेंगे। वहीं अगर बात करें छठा अध्याय की तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तक के बारे में, यानी कि टिश्यू, ठीक है। इसके बारे में, उत्तक के बारे में। उसके बाद आगे के अध्याय में पढ़ेंगे 7 अध्याय में जीवों में विविधता, ठीक है। 9वीं अध्याय में पढ़ना है गति। 10वीं अध्याय में पढ़ना है बल और गति के नियम, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं और क्या क्या पढ़ना है। वहीं अगर 11वीं अध्याय की बात करें तो उसमें 10वीं अध्याय में पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण खाली, ठीक है। उसके बाद जानना है 11वीं अध्याय में कार्य तथा ऊर्जा, 12वीं अध्याय में ध्वनि और 13वीं अध्याय में हम पढ़ेंगे हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ठीक है। ये सारी है कि हमको पढ़ना क्या है, विषय सूची, यानी कि टोटल हमको 15 अध्याय पढ़ना है। कितना पढ़ना है? टोटल 15 चैप्टर हमको पढ़ने हैं, यानी कि 15 अध्याय हमको पढ़ना है टोटल। आप लोग देख सकते हैं इसमें 15 चैप्टर की बात की गई है, यानी कि 15 अध्याय हमको पढ़ना है। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं, पहला चैप्टर से शुरू करेंगे, जो कि पहला चैप्टर हमारा होने वाला है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में जानेंगे और इसको हम लोग नोट से पढ़ेंगे, बुक से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बुक तो आप लोग को मिलता है, बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं। नोट्स देंगे, कुछ नोट से पढ़ेंगे और आप लोग को अगर नोट्स नोट करना होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके और नोट कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थ के बारे में हम लोग पदार्थ सबसे पहले जानेंगे कि हमारे आसपास, तो हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारे आसपास इर्द गिर्द है उसके बारे में जानना है, लेकिन किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे पदार्थ आखिर होता क्या है। जब तक हम लोग पदार्थ को नहीं समझेंगे तो हम लोग आगे चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे पदार्थ होता क्या है। तो वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। उस प्रकार की सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं इसी में कि क्या है। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के बारे में आगे और जानेंगे तो क्या है कि जितने भी तरह के पदार्थ हैं सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि अगर हम लोग उसको तोड़े तो छोटे सूक्ष्मतम कण उसका कर सकते हैं, या सूक्ष्म कणों से ही मिलकर के बना होता है। और पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी कि इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे जीवाणु हैं, विषाणु हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखे होंगे तो माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है। तो उसी तरह से पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। इसको एक उदाहरण दिया हुआ है कि हम लोग समझने का प्रयास करेंगे या हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हम लोग कैसे जानेंगे कि इतने छोटे कण होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसको एक क्रियाकलाप यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें क्या दिया हुआ है कि पोटेशियम के परमैंगनेट का एक छोटा कण को यदि 1 गिलास पानी में डाल दिया जाए तो यह पूरे गिलास को रंगीन बना देता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल होता है, एक पाउडर होता है। उसके हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ ही कण को, ठीक है, छोटे कण को या कुछ कण को अगर हम लोग पानी में डाल देते हैं तो पानी के गिलास में जितना भी पानी है पूरा
पानी को कलर कर देता है। अर्थात इससे क्या पता चलता है कि एक छोटा कण गिलास में पानी के जितने कण हैं उतने भागों में विभाजित हो जाता है। यानी कि 1-2 कण ही डाले थे और उसमें पानी का जितना कण है उतने भाग में विभाजित होकर के सभी कणों के साथ अच्छे से मिक्स हो गया, घुल गया, जिसके कारण पानी रंगीन हो गया और सभी कणों के साथ मिल जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। मान लो कि एक गिलास में वाटर लिए हैं, ठीक है, पानी, और गिलास में पानी हम यहाँ तक भरें तो इसमें तो लगभग लाखों करोड़ों कण होंगे और हम उसमें से पोटेशियम परमैंगनेट का 10-20 कण ही डाले थे और वो विभाजित होकर के क्या हुआ, सभी कणों के साथ पानी के साथ मिल गया, जिसके कारण पूरे पानी रंगीन हो गया। ठीक है, और इससे क्या पता चलता है कि यह आप अंदाजा लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल जो ये बताएं, हम उदाहरण या क्रियाकलाप जो बताएं, इसको आप लोग साइड के वीडियो में देख सकते हैं। साइड में वीडियो जो लगाए हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से कांच के गिलास में पानी रखा हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ टुकड़ा डाला जा रहा है और डालने के बाद कैसे उसका पोटेशियम परमैंगनेट का जो है टुकड़ा कण वो घुलता है पानी के साथ और धीरे धीरे पूरे पानी में घुल करके पूरे पानी को रंगीन बना देता है। चलिए आगे चैप्टर हम लोग देखते हैं। इसमें आगे क्या है कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं। अब कोई भी पदार्थ है उसके कण की क्या विशेषता होती है इसके बारे में जानेंगे। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि मान लो कि कोई भी कण है, ठीक है, ऐसे करके कितनों भी कण है तो उसके बीच में क्या है, रिक्त स्थान, कुछ स्थान होते हैं। अब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और जितने भी कण है वो क्या है, निरंतर गतिशील होते हैं, गति करते रहता है। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी है कि पदार्थ का कण मान लो कि एक कण यहाँ पे एक कण यहाँ पे, तो दोनों को क्या करेगा, ये इधर खींचेगा, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं हम लोग चैप्टर। आगे क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ही पदार्थ आसानी से जल के कणों के बीच मिल जाते हैं। ऐसा इसीलिए कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। मान लो कि एक हम चीनी का घोल तैयार कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे उसमें चीनी डालें, पानी में जैसे चीनी डालें तो चीनी का कण कहाँ गया, तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसके बीच में मिल जाता है, छोटे छोटे चीनी के कण के टुकड़े होकर के। तो यही बताया गया है कि शर्करा यानी कि चीनी या डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट ये पदार्थ आसानी से जल के साथ घुलनशील है, यानी कि जल के साथ घुल जाते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है कि पानी के जो कण है उसके बीच में जो रिक्त स्थान है वहां पे पर्याप्त रिक्त स्थान है जिसमें से इसके कण उसमें घुल सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि ठीक है कौन सा टॉपिक या कहाँ नहीं समझ में आया, उसको हम फिर से और तोड़ करके समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि अगर तापमान बढ़ाते हैं, निरंतर गतिशील होता है, ये तो हम लोग आगे भी देखें, लेकिन अगर तापमान बढ़ती है, ठीक है, पदार्थ के तापमान अगर जैसे बढ़ता है तो क्या होता है, तापमान बढ़ने के बाद पदार्थ के जितने भी छोटे छोटे कण हैं वो क्या होता है, उसका गतिशीलता यानी गति तेज हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग और अच्छे तरह से समझ सकते हैं। आप लोगों ने चाय बनाया होगा, ठीक है, चाय हम लोग बनाते हैं तो एक बार ठंडी पानी में चीनी डाल करके घोल करके देखिएगा, उसको चम्मच से हिलाते रहिएगा, अच्छा खासा समय लग जाएगा, 5 से 10 मिनट लग जाएगा पूरी चीनी को घुलने में। वहीं अगर हम लोग क्या करें, पानी को अगर हम लोग चढ़ा दें इंडक्शन पे या किसी भी तरह के गैस के चूल्हे पे, और अगर हम लोग नीचे से तापमान बढ़ा देते हैं, ठीक है, गैस को जला देते हैं और पानी गर्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग चीनी डालते हैं, जैसे कि चाय में प्रक्रिया की जाती है, तो क्या होता है, आसानी से कण घुल जाता है। ठीक है, आसानी से चीनी का कण पानी में घुल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे चीनी और पानी दोनों के कणों का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण कण आसानी से एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और आसानी से घुल जा रहे हैं। वहीं पे अगर चाय की पत्ती को आप लोग अगर नॉर्मल पानी, ठंडे पानी में अगर डाल करके रखेंगे तो उसका कलर आने में आपको लगभग 6-7 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी में अगर हम लोग डालते हैं, चीनी बनाने की प्रक्रिया में चाय की पत्ती डालते हैं तो आसानी से उसका कलर आ जाता है और 5 से 7 मिनट में चाय बन के तैयार हो जाता है। तो ये क्या है, इसके पीछे का यही कारण है
कि जैसे ही हम लोग तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है, गति तेज हो जाती है। ठीक है, ये हम लोग उदाहरण से समझ लिए। आइए आगे देखते हैं क्या है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है। ठीक है, एक ऐसा बल कार्य करता है जो एक दूसरे के कणों को की ओर आकर्षित करता है, और ये बल क्या करता है कि एक दूसरे कण को जकड़ करके रखता है, पकड़ करके रखता है। ठीक है, इस आकर्षण बल को सामर्थ्य अलग अलग पदार्थ में अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो आकर्षण बल हैं अलग अलग पदार्थ में अलग अलग बल कार्य करता है। ठीक है, एक जैसा फोर्स सभी में नहीं रहता है। सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में होता है, और सबसे अधिक आकर्षण बल किस में होता है, ठोस में होता है। मान लो कि वायु का कण जो है एक दूसरे से ज़्यादा फैल करके रहते हैं, वहीं जल के कणों को भी आसानी से एक दूसरे से अलग किया जाता है, लेकिन ठोस कण को एक दूसरे से अलग करने के लिए हमको ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ठोस का कण है एक दूसरे से अधिक आकर्षण के बल से जुड़ा रहता है, और सबसे कम गैसों में होती है। सबसे अधिक किस में है, ठोस में, और सबसे कम किस में है, गैस में। यही कारण है कि गैसों में कण कम आकर्षण बल के कारण फैले रहते हैं, जबकि ठोस कठोर से जुड़ा रहता है। ठीक है, और गैस में क्या होता है, कम आकर्षण के कारण फैल जाता है। जैसे कि अगर हम लोग एक टंकी में अगर 1 kg गैस डालें तब भी पूरा टंकी में वो फैला रहेगा, और अगर उसमें हम लोग 4 kg गैस डाल दें तब भी वो पूरा टंकी में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो फैला रहता है क्योंकि उसके कण के बीच का जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा नहीं है। वहीं ठोस को अगर हम लोग रखते हैं, मान लो चीनी को अगर हम लोग कोई डब्बे में रखते हैं, चीनी किस आकार में रहता है, ठोस आकार में, तो रखते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे में कण चिपक चिपक के रहता है, जिसके कारण हम लोग ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये जो इसके बीच का आकर्षण बल क्या है, ठोस के बीच का आकर्षण बल अधिक है और गैस के बीच का आकर्षण बल सबसे कम रहता है। ठीक है, और द्रव का जो आकर्षण बल है वो बीच में, यानी कि न ठोस जैसा ज़्यादा और न ही गैस जैसा कम। आइए आगे देखते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। आप लोगों ने पहले भी कक्षा में पढ़ चुका होगा कि कोई भी पदार्थ की यानी कि 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सभी पदार्थ की नहीं, लेकिन पदार्थों की 3 अवस्थाएं। या तो पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाएगा, या गैस अवस्था में पाया जाएगा, या तो द्रव अवस्था में पाया जाएगा। लेकिन कुछ पदार्थ जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि जल। ठीक है, लेकिन सभी ऐसा सक्षम नहीं है कि सभी अवस्थाओं में यानी तीनों अवस्थाओं में मिले। कुछ ठोस जो है गैस भी बन सकता है और द्रव भी बन सकता है। ठीक है, कुछ तो है कि एक ही अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि जल एक ऐसी उदाहरण है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। द्रव यानी कि वो पिघला हुआ फॉर्म में, जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, पीने के काम में लाते हैं। ठीक है, और ठोस जो आइस जम जाता है, आइसक्रीम, वो क्या है कि वो ठोस की अवस्था में पाया जाता है। और हम लोग जब गर्म करते हैं या खाना पकाते हैं तो जो उबल करके बाहर आता है भाप, ठीक है, वाष्प, उसको वो कौन सी अवस्था है, वो द्रव की जल की गैस अवस्था है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि किसी भी पदार्थ में अवस्थाओं का बनना, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण हैं। ठीक है, कोई भी जो ठोस, द्रव या गैस, किसी भी पदार्थ का ये जो अवस्था है उसके कण के बीच जो अवस्था है उसके कारण होता है। ठीक है, कण की विशेषताओं के कारण होता है। यदि जितने ही कणों के बीच दूरी बढ़ेगी और आकर्षण बल कम होगा, वे पदार्थ उतने कम ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी पदार्थ है, जब उसके कणों के बीच की जो आकर्षण बल कम होता जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि बीच की दूरी बढ़ेगी, आकर्षण बल जैसे कम होगा, ठीक है, या उसके बीच की दूरी बढ़ेगी तो उसका क्या है, अवस्था में परिवर्तन होता जाएगा। जैसे कि मान लो कि हम बर्फ, ठीक है, क्या किए, मान लो बर्फ यानी कि आइस हम लिए तो उसके अभी जब कोई भी जल आइस के फॉर्म में है तो वो क्या हम समझेंगे कि इसके कणों के बीच एकदम मिनिमम, एकदम कम से कम दूरी, नहीं के बराबर है। ठीक है, लेकिन जैसे इसके कणों के बीच थोड़ी सी दूरी बढ़ जाएगी, वो किस अवस्था में हो जाएगा, द्रव के अवस्था में। ठीक है, और उससे भी अधिक बढ़ जाएगा तो किस अवस्था में हो जाएगा, ये गैस की अवस्था में हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि जैसे ही कणों के बीच की दूरी बढ़ते जाएगी वो धीरे धीरे ठोस से द्रव और द्रव से
गैस के रूप में होता जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर बना है, ठीक है। इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि जब कणों की दूरी इस प्रकार थी, कुछ इस प्रकार, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कितने घने हैं कणों के बीच की दूरी। तो ये कौन सा गैस, कौन सी अवस्था में थी? ठोस अवस्था में। लेकिन वहीं कणों के बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ गई तो ये द्रव अवस्था में, और जब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये गैस अवस्था में हो गई। इससे क्या पता चलता है कि जब कणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होते जाता है। और जब सबसे कम दूरी रहेगी तो वस्तु ठोस अवस्था में, ठीक है। मध्यम में रहेगी तो वस्तु द्रव अवस्था में, और अगर बीच के कणों की दूरी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा तो क्या हो जाएगी? वस्तु गैस अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि ठोस का गुणधर्म। अब अवस्था हम लोग देख लिए, 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस का गुणधर्म हम लोग जानेंगे। इसका निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं होती है, ठीक है। कोई भी ठोस चीज है इसका आकार निश्चित होगा, ठीक है। यानी कि जल के जैसा हम लोग जिस बर्तन में डाल देंगे उस शेप में नहीं आ जाएगा, या गैस के जैसा हम लोग जिस बर्तन में डाल देंगे उस शेप में नहीं आ जाएगा। इसकी आकार निश्चित रहेगी और इसकी सीमाएं स्पष्ट रहेगी, ठीक है। यानी कि इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा अगर बर्फ है तो इसका सीमा पता है, ठीक है, कि इधर से इतना टेढ़ा है, इधर से इतना टेढ़ा है, बर्फ है ये, या कोई भी ठोस चीज़ है तो उसकी निश्चित है, ठीक है, आकृति। ऐसा नहीं कि हम लोग इधर से बर्तन को बढ़ा दिए, ठीक है, बर्तन इस तरह से बढ़ा दिए तो ये पूरा फैल के यहाँ तक सट गया, यहाँ तक सट गया, ऐसा नहीं होगा। ये अगर इतना बड़ा टुकड़ा है तो इसी तरह का रहेगा। ये इसकी सीमाएं और आकृति निश्चित रहेगी। दूसरा क्या है कि स्थिर आयतन अर्थात संपीड़िता नग्न, ठीक है, और आयतन भी इसका स्थिर रहेगा, ठीक है। यानी कि इसके संपीड़िता, यानी कि इसको और हम लोग कण को एक दूसरे में सटा नहीं सकते हैं, ठीक है, और भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और एक दूसरे को कण में हम लोग सटा नहीं सकते हैं। तो नगेन यानी कि नहीं के बराबर, यानी नहीं के बराबर रहेगी, ठीक है। और बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, और अगर बाहरी बल का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे तब भी क्या करेगा? ठोस अपनी आकार को बनाए रखेगा। ये टूट जाएगा कण में तो टूट जाएगा, लेकिन क्या होगा? इसका आकार में परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ कोई गिलास में अगर द्रव्य रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह के गिलास में, तो इस पर अगर हम लोग प्रेशर डालेंगे या इसको हम लोग टेढ़ा कर देंगे, इस तरह का मान लो कि गिलास में यहाँ पे जल भरा हुआ है यहाँ तक, और इसको हम लोग इस आकृति में टेढ़ा कर दिए तो क्या होगा? इस तरह इसका आकार में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर इसी में कोई ठोस रखा हो तो उसका आकार में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि बाहरी बल लगाने के बाद भी ठोस अपने आकार को बनाए रखेगा या बनाए रखने का प्रयास करेगा, ठीक है। वहीं इसका एक और गुणधर्म क्या है कि अंतरानुक बल ठोसों के द्रव तथा गैस से अधिक होते हैं। यानी कि अंतरानुक बल मतलब अणु के अंदर का बल, ठीक है। अणु के अंदर का बल क्या होता है? ठोस या द्रव, किसी भी ठोस का द्रव में और गैस से अधिक होता है, ठीक है, ठोस में और द्रव में। द्रव से ठोस में और द्रव में नहीं, ठोस का जो आंतराणुक बल है, यानी कि अणु के अंदर का बल है ठोस का, ठीक है, वो क्या होगा कि गैस से भी अधिक होगा और द्रव से भी अधिक होगा। अणु के अंदर का बल ठोस में द्रव और गैस दोनों से अधिक होगा। आइए तीनों अवस्था हम लोग देखते हैं। जल की तीनों अवस्था का चित्र यहाँ पे दिया गया है, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। अभी यहाँ पे ठोस का ही केवल चित्र दिया गया है। ये क्या है? ये क्या है? ये है बर्फ, ठीक है, क्या है? बर्फ है, यानी कि आइस। क्या है? बर्फ, यानी कि आइस है। ये कौन सी अवस्था में है? ये जल है, ठीक है, लेकिन जल की कौन सी अवस्था है? ये जल की ठोस अवस्था है, ठीक है। आइए हम लोग आगे चैप्टर को देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे द्रव के गुणधर्म। द्रव के गुणधर्म क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं द्रव के गुणधर्म में क्या लिखा हुआ कि द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पीछे भी आप लोग को बताए हम कि द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जिस तरह के मान लो इस तरह के कोई कंटेनर है, यानी कि बर्तन है, यहाँ तक अगर द्रव भरा हुआ है
और अगर हम इस आकार के कंटेनर में इसको क्या करें, डाल दें, तो इसका आकार परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका एक निश्चित आकार है, हम जिस तरह के बर्तन में इसको रख रहे हैं उस तरह का ये आकार ले लेता है। तो इसका एक निश्चित आकार नहीं है ठोस के जैसा, ठीक है। और दूसरा क्या है आगे कि इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, इसका आयतन भी निश्चित, यानी कि स्थान किस तरह का घेरेगा ये भी निश्चित नहीं होता है। हम जिस तरह के बर्तन में रखें उस तरह का आयतन इसका बन गया, ठीक है। द्रवों में बहाव होता है तथा इनका आकार बदलता रहता है, और द्रव में बहाव भी होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग किसी ठोस को यहाँ पर रख दिए, ठीक है, इस तरह का कोई बड़ा सा बर्तन है और हम लोग किसी ठोस को यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर मान लो कि ठोस है, ठीक है, तो यहाँ पर रख दिए तो ये यहीं रहेगा, पूरे बर्तन में नहीं फैलेगा। किस कारण? क्योंकि इसमें बहाव नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर कोई इस तरह का बर्तन है और एक द्रव को हम यहाँ डाल रहे हैं तो क्या करेगा, ये पूरे तली में फैल जाएगा। इसके कारण क्या है कि क्योंकि इसमें बहाव है, ठीक है, इसमें क्या है, ये इसका गुण धर्म है कि इसमें द्रव में बहाव है। वहीं पे आगे क्या है कि इनका आंतरिक बल ठोस से कम होता है, यानी कि अणु के अंदर का बल क्या होता है, ठोस से कम होता है। ये ठोस का जो है उससे थोड़ा सा इसके जो अणु हैं, छोटे छोटे अणु हैं, ठीक है, उसका गुणधर्म में क्या एक दिया हुआ है कि इसके अणु के अंदर का बल ठोस से कम होता है, ठीक है। गैस से अधिक होता है लेकिन ठोस से कम होता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं इसी चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर पढ़ना है इसमें, ठीक है, ये पूरा चैप्टर इस नोट्स में है, आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है। वही हम लोग देखेंगे अभी गैस के गुणधर्म। किसके? गैस के। ठोस और द्रव के देख लिए। गैस, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैस में संपीड़ितता काफ़ी होती है, यानी कि कंप्रेशन, यानी कि हम गैस जिस तरह से फैला होता है तो हम उसको कंप्रेस करके और छोटी से छोटी कंटेनर में हम लोग डाल सकते हैं। तो इसके क्या है कि इसमें संपीड़ितता अधिक होती है और इनके कणों के बीच अंतरानुक बल कम होते हैं, और जो इनके कणों के बीच के जो अणु के अंदर बल हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। वहीं गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, ठीक है, ये दोनों लगभग सेम चीज़ है, गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। इनका विसरण काफ़ी तीव्र होता है, यानी विसरण यानी कि फैलने का जो बहाव है वो काफ़ी तीव्र होता है, ठीक है। गैस का जो फैलने का या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का, मान लो कि यहाँ इस जगह पे हम हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर किसी द्रव को गिराया जाए तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा उससे कम लगेगा अगर यहाँ कोई गैस को छोड़ा जाए तो यहाँ आसानी से पहुँच सकता है। जिसके कारण क्या है कि अगर हमारी टंकी खुली रह जाती है गैस की या लीकेज होती है तो आसानी से हम लोग दूर भी या बाहर भी बैठे हैं या किसी बगल के घर में भी अगर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में गैस निकलता है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि या तो आसपास कुछ बनता है खाना, स्वादिष्ट खाना, तो उसका महक, आप लोग रोड से होकर के गुजरते होंगे तो होटलों में जो बनता है उसका महक इस किसके कारण होता है, ये गैस की विसरण के कारण होता है, ठीक है, गैस की विसरण के कारण। या कोई भी चीज़, कोई गंदी स्मेल भी अगर दूर है या किसी का सूज महकता है गर्मी के दिनों में तो आप लोग को दूर से ही पता चलता होगा कि उसका सूज महक रहा है। क्यों? इसके किसके कारण होती है? विसरण के कारण। द्रव में विसरण काफ़ी तीव्र होता है, काफ़ी तेजी से ये फैल सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चैप्टर देखते हैं। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, वाष्पीकरण क्या है? यहाँ कौन सा चित्र था, थोड़ा सा इसको भी देख लें। अच्छा, ये गैस की चित्र है, देखिए। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण, यानी कि अगर हम लोग जल को जब उबालते हैं तो उससे जो भाप बन के निकलता है उसके बारे में हमको जानना है, इवेपोरेशन। तो क्या है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। क्वथनांक से कम तापमान पर, यानी कि ये वाष्पीकरण का डेफिनेशन है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। क्या है कि क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहा जाता है, ठीक है।
क्वथनांक क्या होता है? खौलना, ठीक है, पानी का खौलना या किसी भी चीज का, किसी भी द्रव का खौलना। तो खौलने से पहले जो गर्म होता है और उससे जो भाप बन के उड़ने लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया, आइए हम लोग जानते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या बता रहा है कि पदार्थ के जितना भी कण है वो हमेशा गतिशील होता है और कभी नहीं रुकता है। ठीक है, हमेशा इधर से उधर अपना गति करते रहता है और एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे होगा ठोस, ठीक है, यहाँ पे ठोस होगा, ठोस, द्रव या गैस। क्या है कि ठोस, द्रव या गैस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि ठोस में अलग गतिज ऊर्जा है, द्रव में अलग है और गैस में अलग अलग है। ठीक है, और द्रवों में सतह पर स्थिर कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल को से मुक्त हो जाते हैं। और क्या होता है कि द्रव में जो है सतह पर स्थिर जो कण है उसमें कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि देखे होंगे आप कभी कि किसी जगह पे इस तरह के पानी के ड्रॉप रहते हैं, बूंद, और बगल में अगर छोटा बूंद है तो क्या होता है, इससे आकर के मिल जाता है। यही बता रहा है कि कभी कभी इसके कण से मुक्त हो जाता है या आधा आ जाता होगा। तो ये क्या है कि इतनी आकर्षण बल है कुछ अंशों में कि गति दूसरे कणों से आकर के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। और क्या होता है कि और धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगते हैं। और जब इसका तापमान बढ़ता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जैसे ही मान लो यहाँ पे अगर हम लोग जल को गर्म कर रहे हैं तो कण एक दूसरे से मिला हुआ है, ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे उबाल दिए यानी कि गैस जला दिए, ठीक है, इसका तापमान बढ़ा दिए तो क्या होता है, अपने कण से ये मुक्त होकर के धीरे धीरे क्या होता है, इसकी गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी अपने कण को छोड़ करके ये उड़ जाता है, यानी वाष्पीकृत होने लगता है। ठीक है, ये वाष्पीकरण किस तरह से होता है वो प्रोसेस बताया जा रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि खौलना, उबलना। ठीक है, ये क्या है क्वथनांक? आइए देखते हैं क्वथनांक कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वह तापमान उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी सभी द्रव का अलग अलग क्वथनांक होता है, तो वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, जो दाब वायुमंडल में है उस पर अगर कोई द्रव उबलने लगता है यानी कि खौलने लगता है, उसी तापमान को हम क्या कहते हैं, द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगता है जल। ठीक है, केल्विन में कितना, 373 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा हुआ है। और तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, जल उबलने लगता है, इसलिए जल का क्वथनांक 373 केल्विन माना जाता है। ठीक है, माना जाता है नहीं, है 373 केल्विन है। आइए हम लोग एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, गलनांक। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि आधे घंटे का सेशन ही काफ़ी होता है। ये 2 सेशन में चैप्टर ख़त्म करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, हो सकता है दूसरा सेशन में अगर थोड़ा मोड़ा टॉपिक बच जाए तो उसको आधे घंटे से हम अधिक जा सकता है। तो चलिए हम लोग गलनांक पढ़ते हैं। ठीक है, गलनांक में क्या है कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह तापमान उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है, अर्थात 273.16 केल्विन पर ताप पर गलने लगता है। यानी कि जिस पदार्थ का, ठीक है, जिस पदार्थ को अगर हम लोग ठोस की अवस्था में है और उसको हम लोग गला देते हैं, ठीक है, गल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गलनांक। ठीक है, यानी कि अगर बर्फ की बात की जाए, बर्फ जो एक जल की ठोस अवस्था है, ठीक है, वो क्या है, उसकी गलनांक कितनी है, 273.16 केल्विन।
यानी कि उसका तापमान जैसे 273.16 केल्विन पर पहुंचेगा तो क्या होगा, बर्फ जो है गल करके धीरे धीरे द्रव में बदलने लगेगा। तो किसी भी पदार्थ को, देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं, किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था से गल करके द्रव अवस्था में जाने के लिए जितनी तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है, या जिस तापमान पे ठोस अवस्था से गल करके पिघल करके द्रव अवस्था में चली जाए, उस तापमान को उस पदार्थ के लिए गलनांक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गलने में जो समय लगता है, अगर कॉमन भाषा में बोले तो गलने में जो समय लगता है, किसी भी पदार्थ को गलने में जो समय नहीं, गलने में जो तापमान लगता है उसको गलनांक कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा, वो नेक्स्ट हम लोग सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त ऊष्मा क्या है इसके बारे में। और अभी तो फिलहाल हम यहीं तक पढ़ा रहे हैं, आधे घंटे का सेशन हो चुका है। और आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा और भी 7, 8, 9 और 10th तक की कोर्स कंप्लीट की जाएगी। 12th का भी कुछ आर्ट्स का इसमें सेशन वीडियो डलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो झारखंड बोर्ड की 7, 8, 9, 10th की तैयारी कर रहे हैं। हम सभी का वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और किसी टॉपिक पे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता हो तो आप लोग अवश्य कमेंट करें कि ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया, तो उसको हम तोड़ करके और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।